कहानी की शुरुआत होती है एक डिवोर्स्ड कपल से। अलग होने के बाद भी दोनों के बीच दोस्ती और रिस्पेक्ट अब भी बरकरार थी। एक दिन दोनों मिलकर बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस पर ऑर्गेनाइज की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, जहां कांग वू चोल नाम का एक सीईओ अपनी कई सालों की रिसर्च का रिजल्ट दुनिया के सामने पेश कर रहा था। उसका कहना था कि उसकी डिस्कवरी बाकी सभी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है और फ्यूचर में ये इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। वू चोल सबको बताता है कि उसकी कंपनी कोई नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड बायोटेक कंपनी है। अपनी बात साबित करने के लिए वह एक पैरालाइज्ड चूहे के शरीर में अपना बनाया हुआ बायोटेक फ्लूइड इंजेक्ट करता है और हैरानी की बात यह होती है कि इंजेक्शन लगने के सिर्फ कुछ ही पल बाद वह चूहा दोबारा चलने लगता है। इसके बाद वू चियोल बताता है कि अगर इसी टेक्नोलॉजी को इंसानों पर अप्लाई किया जा सके तो लोग बिना किसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, बिल्कुल चींटियों की तरह जो सिर्फ सिग्नल्स के जरिए पूरी कॉलोनी में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। ये बात सुनकर कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में मुमकिन हो सकता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद गैस्योंग अपनी एक्स वाइफ से जोंग की मुलाकात कांग वू चोल से करवाता है। दरअसल वह चाहता था कि सी जोंग वू चोल की कंपनी ज्वाइन करे, लेकिन उसी वक्त वू चोल के पास काउंटर टेररिज्म एजेंसी का एक इमरजेंसी कॉल आता है। फोन पर उसे एक आदमी का नाम बताया जाता है और पूछा जाता है कि क्या वह उस इंसान को जानता है। जैसे ही वू चियोल वह नाम सुनता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उसे लग रहा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और फोन पर जिस आदमी का नाम लिया गया था वही शख्स उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी का नाम था यंग चियोल। यंग चियोल पहले वू चियोल की कंपनी में ही काम करता था, लेकिन बाद में उसे निकाल दिया गया। काउंटर टेररिज्म एजेंसी को खबर मिली थी कि यंग चियोल इसी बिल्डिंग में एक बड़े टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहा है। उसका मानना था कि वू चियोल ने उसकी रिसर्च चुरा ली है, लेकिन असली सच इससे भी ज्यादा खतरनाक था। यंग चियोल सिर्फ रिसर्च चोरी का बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि कॉन्फ्रेंस में जिस बायोटेक्नोलॉजी की बात हुई थी उसका इस्तेमाल करके वह पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना चाहता था। जहां वू चियोल का मकसद इंसानों की जिंदगी को आसान बनाना था, वहीं यंग चियोल इंसानों की आजादी ही छीन लेना चाहता था। इसी सोच के फर्क की वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। कुछ देर बाद यंग चियोल चुपके से वू चियोल के केबिन में घुस आता है। अचानक बिना किसी वार्निंग के वो वू चियोल की गर्दन पर किसी तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि कुछ ही देर में वू चियोल की तबीयत खराब होने लगती है। उसके शरीर से किसी तरह का सफेद लिक्विड निकलने लगता है और वो धीरे धीरे किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ह्यून सुक नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है जो इसी बिल्डिंग में काम करता था। उस दिन वह अपनी बड़ी बहन ह्युंग ही के साथ उसकी शॉपिंग करने में मदद कर रहा था। उसकी बहन चल नहीं सकती थी। बातों ही बातों में ह्यून सुक उससे कहता है कि इस बार दोनों साथ में कैंपिंग चलेंगे और वहां बारबेक्यू भी करेंगे। ये सुनकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। उधर सीजोंग और गैस्योंग लंच कर रहे होते हैं। इसी दौरान सीजोंग उससे पूछती है कि वह उसके करियर को लेकर इतना परेशान क्यों रहता है। तब पता चलता है कि गायस्योंग बहुत जल्द अपनी नई वाइफ और बच्चे के साथ हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट होने वाला है। लेकिन इसी बीच ह्यूनसुक को अचानक बिल्डिंग के अंदर मची अफरा तफरी की खबर मिलती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बिल्डिंग के बाहर पहले ही बहुत सारी पुलिस फोर्स तैनात की जा चुकी थी। उधर लंच खत्म करके जैसे ही सेजोंग और गैसोंग बाहर निकलते हैं, कुछ लोग भागते हुए उनके पास आते हैं और सबको तुरंत वहां से भागने को कहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक हो रहा था। अपनी आंखों के सामने मची इस अफरा तफरी को देखकर दोनों भी तुरंत वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वह देखते हैं कि एक बड़ी इन्फेक्टेड हुई भीड़ पागलों की तरह इंसानों पर अटैक कर रही है। देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लोग ज़ॉम्बीज बन गए हों। इसी भगदड़ के बीच एक औरत जमीन पर गिर जाती है और वह कोई और नहीं बल्कि ह्यून सुक की बड़ी बहन थी। सेजेओंग उसे देखकर चुप खड़ी नहीं रह पाती और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। खुशकिस्मती से कुछ ही देर बाद ह्यून सुक भी वहां पहुंच जाता है और अपनी बहन को बचा लेता है। जब उन्हें समझ आता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है और चारों तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, तब सब मिलकर एक स्टोर के अंदर छुप जाते हैं। उस वक्त किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। तभी घबराहट में वहां मौजूद एक आदमी गलती से दुकान की सारी लाइट्स बंद कर देता है और हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही अंधेरा होता है, बाहर पागलों की तरह हमला कर रहे इन्फेक्टेड लोग अचानक शांत हो जाते हैं।
वह अब किसी पर अटैक नहीं कर रहे होते। ये देखकर अंदर मौजूद सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। इसी बीच वहां मौजूद एक पुलिस ऑफिसर सबको बताता है कि ये असल में एक बायो टेररिस्ट अटैक है। ये वही ऑफिसर था जो पहले कैंग वू चियोल को फोन करके वार्निंग दे रहा था, क्योंकि वह काउंटर टेररिज्म एजेंसी में ड्यूटी पर था। पुलिस का मानना होता है कि बाहर मौजूद सभी लोग यंग चोल के बनाए हुए एक बायोलॉजिकल वेपन से इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं था। इस अटैक की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। इसी वजह से सरकार तुरंत आर्मी को तैनात कर देती है और पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कर दिया जाता है ताकि अंदर मौजूद कोई भी इंसान बाहर न निकल सके। फिलहाल सबको लग रहा था कि वह कुछ देर के लिए सेफ हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग शांत हो चुके थे। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। दुकान के पिछले हिस्से में छुपे एक आदमी पर इन्फेक्टेड लोग अचानक टूट पड़ते हैं। ये देखते ही सीजोंग तुरंत सबको लाइट्स बंद करने के लिए कहती है। जैसे ही लाइट्स दोबारा बंद की जाती हैं, इन्फेक्टेड लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद सामने वाले रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की लाइट्स जल जाती है और उसी पल इन्फेक्टेड लोग फिर से अटैक शुरू कर देते हैं। अब सीजोंग को समझ आ जाता है कि रोशनी ही उन्हें एक्साइट कर रही है, इसलिए सब मिलकर एक इंसान के साइज का डमी बोर्ड बनाते हैं ताकि इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींच सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस डमी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तभी ह्यूनसुक की बड़ी बहन ह्युंग ही अपनी व्हील चेयर देने के लिए तैयार हो जाती है ताकि उस डमी को आसानी से मूव किया जा सके। ह्यूनसुक इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन वक्त बहुत कम था। प्लानिंग के मुताबिक डमी को बाहर भेजा जाता है और सबको कहा जाता है कि इस दौरान सामने वाली दुकान तक भाग जाना। गेसेओंग खुद ये रिस्की काम करने का फैसला करता है। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। डमी को देखकर इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और सभी वहां से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एक लड़की वहीं पर फंस जाती है। लेकिन फिर वही होता है जो अक्सर ज़ॉम्बी मूवीज में होता है। अब इन्फेक्टेड लोग उसी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह गेसेंग खुद को छुपा लेता है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड लोगों के अंदर एक बहुत ही अजीब बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब तक वह चारों हाथ पैरों पर जानवरों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह सीधा खड़े होना सीखने लगते हैं। ये बदलाव तब शुरू होता है जब एक इन्फेक्टेड उस इंसान जैसे डमी बोर्ड को देखता है। उस डमी को देखने के बाद जैसे उसके दिमाग में कोई नई इंफॉर्मेशन अनलॉक हो जाती है और धीरे धीरे बाकी इन्फेक्टेड भी इवॉल्व होने लगते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि एक बार सीधा चलना सीखने के बाद वह आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करने लगते हैं। अब वह पहले से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और खतरनाक बन चुके थे। वहीं पर एक लड़की ज़ॉम्बीज के बीच में फंस गई थी। उस लड़की को बचाने के लिए गायेस्योंग आगे बढ़ता है, पर इसी दौरान वो ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। ये नजारा देखकर एसीजोंग पूरी तरह टूट जाती है। दूसरी तरफ यंग चियोल की सीक्रेट लैबोरेटरी में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। बिल्डिंग के अंदर फंसे लोग पुलिस से पूछते हैं कि रेस्क्यू टीम उन्हें लेने कब आएगी, लेकिन जवाब मिलता है कि फिलहाल कोई भी रेस्क्यू टीम अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैल सकता था। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एलिट पुलिस को इन्फेक्टेड लोगों को मारने की परमिशन भी नहीं दी गई थी। अभी भी सबको उम्मीद थी कि वैक्सीन की मदद से उन्हें दोबारा नॉर्मल बनाया जा सकता है। पुलिस फिर बताती है कि अगर सबको बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है यंग चोल को जिंदा पकड़ना। पता चलता है कि यंग चोल ने अपने शरीर में पहले ही वैक्सीन इंजेक्ट कर ली थी, इसलिए अगर उसे जिंदा पकड़ लिया जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि किसी को नहीं पता था कि यंग चोल इस वक्त बिल्डिंग के किस हिस्से में छुपा हुआ है। ये बात सुनकर सेजोंग को अचानक कुछ याद आता है। उसे याद था कि कॉन्फ्रेंस से पहले उसने यंग चोल को बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर देखा था। अब उन्हें उसकी लोकेशन तो मिल गई थी, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस जगह वह लोग छुपे हुए थे वहां से बाहर निकलना ही मौत को दावत देने के बराबर था। सीजोंग असल में एक प्रोफेसर है, इसी वजह से वह कांग वू चियोल की कंपनी ज्वाइन करना चाहती थी। अपनी ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस की। इन्फेक्टेड लोग धीरे धीरे और इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। पहले वह सिर्फ रेंगते थे, फिर दौड़ना सीख गए, उसके बाद सीधा चलना, और अब वह इंसान की शेप तक पहचानने लगे थे। ये सब देखकर सीजोंग को चींटियों की कॉलोनी याद आ जाती है। उसका मानना था कि
कि ये इन्फेक्टेड भी बिल्कुल एंट्स की तरह आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तब उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। सीजोंग का मानना था कि अगर इन्फेक्टेड लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी जाए तो वह कंफ्यूज हो जाएंगे और बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर भटकने लगेंगे। उसने कहा कि अगर उनमें से कोई एक बाहर जाकर इन्फेक्टेड के बीच एक खास स्मेल लेकर जाए और वापस आते वक्त अपने शरीर की स्मेल बदल दे तो हो सकता है इन्फेक्टेड उसे पहचान ही ना पाए। सबको समझ आ गया था कि ज्यादा देर तक उस दुकान के अंदर छुपे रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए मिस्टर वाह्यू खुद वॉलंटियर बन जाते हैं। वह अपनी जान जोखिम में डालकर इन्फेक्टेड को कंफ्यूज करने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए सब मिलकर कुछ मैनिक्विन्स और डक टेप का इंतजाम करते हैं ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड पास आ भी जाए तो सीधा काट न सके। तैयारी पूरी होने के बाद सीजोंग मिस्टर वाह्यू के कपड़ों पर एक खास परफ्यूम स्प्रे करती है। प्लान यह था कि वह सामने वाली दुकान से वही परफ्यूम लेकर वापस आएंगे। जैसे ही मिस्टर वाह्यू बाहर निकलते हैं, इन्फेक्टेड लोग तुरंत उनकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद उनके बीच जैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि उनके टारगेट की स्मेल बदल चुकी है। मिस्टर वाह्यू अपनी जान की परवाह के बिना किसी तरह वापस आ जाते हैं। उनके लौटते ही सब लोग मैनिक्विन्स पर भी वही परफ्यूम लगा देते हैं। इसके बाद हर इंसान अपने शरीर पर अलग अलग स्मेल लगा लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर वाह्यू ने किया था। सब कुछ रेडी होने के बाद सीजोंग जानबूझकर इन्फेक्टेड को दुकान के अंदर आने देती है। वह उनकी हर हरकत को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहती थी। कुछ देर बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। इन्फेक्टेड वाकई एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। जब उन्हें लगता है कि प्लान काम कर रहा है, तब सब एलिवेटर से तीसरे फ्लोर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां यंग च्योल के होने की उम्मीद थी। लेकिन तभी एक लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखों की वजह से पूरी सिचुएशन दोबारा कंट्रोल से बाहर होने लगती है। उसकी एक दोस्त उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी बुरी तरह घबरा चुकी थी कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। ह्यून सुक तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। उसे डर था कि उस लड़की की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड उन तक पहुंच जाएंगे। इसी दौरान ह्यून सुक गुस्से में इन्फेक्टेड का सामना करता रहता है और किसी तरह सबको आगे बढ़ने का मौका देता है। दूसरी तरफ हमें गाय सियोंग की वाइफ दिखाई जाती है, जो एक रिसर्चर होती है। उसी रात इन्वेस्टिगेटर्स को आखिरकार यंग च्योल की सीक्रेट लेबोरेटरी मिल जाती है। जब रिसर्च टीम उस लैब के अंदर जाती है तो वहाँ बहुत सारे बंदर नजर आते हैं। हैरानी की बात यह थी कि सभी बंदर बिल्कुल जम चुके थे। एक सोल्जर पूछता है, क्या ये अभी भी जिंदा है? गाय सियोंग की वाइफ जवाब देती है, हाँ, ये अभी भी जिंदा है। तभी एक सोल्जर देखता है कि एक बंदर अपने ग्लास चेंबर से बाहर निकल चुका है। तभी अगले ही पल सारे बंदर एक साथ जिंदा हो जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। लेकिन जब एक बंदर को गोली मार दी जाती है तो उसके मरते ही बाकी सारे बंदर भी दोबारा बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि इन सब के बीच कोई न कोई कॉमन कनेक्शन जरूर है। उधर से जोंग और उसके साथी तीसरे फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार उन्हें यंग चोल मिल जाता है। वह एक रूम के अंदर बंद था। बाद में पता चलता है कि उसे खुद कैंग वू चोल ने वहां लॉक किया था। यंग चोल को पकड़ने के बाद पुलिस बताती है कि अब सबको सीधा बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, जहां रेस्क्यू टीम उनका इंतजार कर रही है। ह्यून सुक को छत तक पहुंचने का एक सेफ रास्ता भी पता था। जैसे ही सब एलिवेटर में चढ़ते हैं, पुलिस बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर देती है कि वह लोग रूफटॉप की तरफ आ रहे हैं। इस दौरान मिस्टर वाह्यू की फुर्ती को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल वह पहले एक प्रोफेशनल एथलीट रह चुके थे। उन्हें इतनी आसानी से स्लाइड करते और इन्फेक्टेड से बचते देखकर यंग च्योल भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वह ऐसा काम करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह अचानक एलिवेटर का 9th फ्लोर बटन दबा देता है, जिससे कि एलिवेटर रुकते ही इन्फेक्टेड अंदर घुसने लगते हैं। तभी यंग च्योल बिना किसी हिचकिचाहट के मिस्टर वाह्यू को उनके सामने धक्का दे देता है। बेचारे मिस्टर वाह्यू वहीं इन्फेक्टेड का शिकार बन जाते हैं और उनके साथ वह लड़की भी मारी जाती है, जो शुरू से सबके लिए मुसीबत बनी हुई थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यंग चोल खुद आराम से इन्फेक्टेड के बीच से निकल कर चला जाता है, लेकिन एक भी इन्फेक्टेड उस पर हमला नहीं करता। ये देखकर एलिवेटर में मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। पुलिस को शक होता है कि यंग चोल ने पहले ही अपने शरीर में वैक्सीन इंजेक्ट कर रखी है। इसी वजह से इन्फेक्टेड उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहे। लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। जब तक
यंग चोल को दोबारा पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक उनमें से कोई भी इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी ह्यून सुक की बहन ह्युंग ही एक आइडिया देती है। वह कहती है कि अगर सब लोग सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाए तो कैमरास की मदद से यंग चोल की लोकेशन आसानी से पता लगाई जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम पार्किंग एरिया के बिल्कुल पास था और वह जगह इन्फेक्टेड से भरी हुई थी। अब पार्किंग एरिया के पास पहुंचते ही सब लोग बहुत संभल कर आगे बढ़ने लगते हैं। किसी तरह सब लोग सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं और कैमरों की मदद से दोबारा यंग चोल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सीजोंग एक बात नोटिस करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यंग चोल को कैसे पता चल गया था कि मिस्टर वाह्यू एलिवेटर में स्लाइड करते हुए बचने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हो। तब अचानक से जेओंग के दिमाग में एक बात आती है। उसे एहसास होता है कि शायद यंग चोल इन्फेक्टेड लोगों की आंखों से देख सकता है, और अगर ये बात सच है तो इसका मतलब वह इन्फेक्टेड के जरिए सिर्फ देख ही नहीं बल्कि उनके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा है। इसी वजह से उसे पहले ही ह्यून सुक के सीक्रेट रास्ते के बारे में पता चल गया था और उसने इन्फेक्टेड को उसी तरफ भेज दिया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्हें यंग चोल तीसरे फ्लोर पर नजर आता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वह एक इन्फेक्टेड इंसान से बात कर रहा था। ध्यान से देखने पर सी जोंग पहचान लेती है कि वह इन्फेक्टेड कोई और नहीं बल्कि कैंग वू चोल ही था, यानी जिस आदमी ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया था वही अब खुद इसका शिकार बन चुका है। तभी यंग चोल जानबूझकर अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। सब लोग समझ नहीं पाते कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके तुरंत बाद आसपास मौजूद सारे इन्फेक्टेड अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। सी जोंग समझ जाती है कि उनके नेटवर्क में कोई नई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है। उसे ये सही मौका लगता है और वह सबको लेकर यंग चोल के पीछे निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वह लोग दोबारा यंग चोल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वह उसे लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं। तभी से जोंग को एक और बात समझ आती है। यंग चोल इन्फेक्टेड की आंखों के जरिए न सिर्फ देख सकता है बल्कि उन्हें ये भी बता सकता है कि लोग कहाँ छुपे हुए हैं। ये समझते ही सी जोंग तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन यंग चोल हंसकर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। तभी सी जोंग फैसला करती है कि अब से सब लोग सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए ही बात करेंगे ताकि यंग चोल उनकी प्लानिंग न देख सके और न ही सुन सके। इसी बीच ह्युंग ही सीसीटीवी के जरिए उन्हें सेफ रास्ता बताती रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर एक सवाल पूछता है, जब उनका डेस्टिनेशन इतना पास है तो वह लोग वापस पीछे क्यों जा रहे हैं? ह्यून सुक जवाब देता है, क्योंकि मेरी बहन अभी भी वहीं फंसी हुई है। ये सुनकर ग्रुप के कुछ लोग उसका विरोध करने लगते हैं। उनका कहना था कि इतना बड़ा रिस्क लेना बेवकूफी होगी। ये सुन ह्यून सुक काफी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि अगर उसकी बहन ने उनकी मदद न की होती तो शायद वह सब कब के मर चुके होते। धीरे धीरे बहस बढ़ जाती है और इसी बहस के दौरान पुलिस ऑफिसर गलती से ह्युंग ही की लोकेशन बोल देता है। बस यही गलती सब पर भारी पड़ जाती है। यंग चोल तुरंत ये इन्फॉर्मेशन इन्फेक्टेड तक पहुंचा देता है और उन्हें सीधा सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तरफ भेज देता है। ह्यून सुक समझ जाता है कि यंग चोल क्या करने वाला है। वह तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वह सबके सामने साफ कह देता है, जब तक मैं अपनी बहन को वापस नहीं ले आता तब तक मैं यंग चोल को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे अपनी बहन को भूल जाने के लिए कहता है, पर वह उनकी बात नहीं सुनता और अकेला ही अपनी बहन को बचाने निकल जाता है। सी जोंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। रास्ते में ह्यून सुक अपनी बहन को फोन करता है और पूछता है कि उस तक पहुंचने का सबसे सेफ रास्ता कौन सा है। रोते हुए ह्युंग ही उसे एक रास्ता बताती है, लेकिन ह्यून सुक तुरंत समझ जाता है कि वह रास्ता उसकी बहन तक नहीं बल्कि ऊपर वाले एलिवेटर की तरफ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन जानबूझकर उसे गलत रास्ता बता रही है। वह चाहती थी कि उसका छोटा भाई बच जाए, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ये समझते ही ह्यून सुक पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और दुख में वह जोर से चिल्लाकर अपनी बहन से असली रास्ता बताने को कहता है, लेकिन ह्युंग ही बिना कुछ कहे फोन काट देती है। कुछ देर बाद ह्यून सुक सबको एक मैसेज भेजता है। उसमें वह लिखता है कि शायद उनमें से कोई भी इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन जब तक यंग चोल जिंदा है वह हार नहीं मानेगा। उधर रिसर्चर्स भी एक बहुत बड़ा सच पता लगा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि अब इन्फेक्टेड लोगों को नॉर्मल बनाना नामुमकिन है, क्योंकि उनका ब्रेन प्रैक्टिकली डेड हो चुका है। गेसेंग की वाइफ जो रिसर्च टीम का हिस्सा थी, वह बताती है कि अगर फर्स्ट इन्फेक्टेड को खत्म कर दिया जाए तो शायद बाकी सारे इन्फेक्टेड भी एक साथ रुक जाए।
ये सुनते ही अथॉरिटीज बिल्डिंग के अंदर ऑपरेशन शुरू करने की परमिशन दे देती हैं। उनका पहला टारगेट था फर्स्ट इन्फेक्टेड को ढूंढकर खत्म करना। उधर ह्यून सुक भी यंग च्योल की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, यंग च्योल जानबूझकर बिल्डिंग का इमरजेंसी अनाउंसमेंट सिस्टम ऑन कर देता है और उनकी लोकेशन इन्फेक्टेड तक पहुंचा देता है। कुछ ही पलों में इन्फेक्टेड का पूरा झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर का बर्ताव भी अचानक बदलने लगता है। वह बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है और अचानक एक मोटे आदमी को गोली मार देता है ताकि उसका इस्तेमाल करके इन्फेक्टेड का ध्यान भटका सके और उसी वक्त उन्हें वहां से निकलने का मौका मिल सके। सबको लग रहा था कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन असल में हर चाल यंग च्योल पहले ही चल चुका था। उसने पूरी सिचुएशन को इस तरह सेट किया था कि इन्फेक्टेड सीधे उन लोगों पर टूट पड़े। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सेजोंग यंग च्योल को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर को होश आता है और वह उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस आदमी को उसने चारा बनाया था तभी वह उससे मदद की भीख मांगने लगता है। लेकिन तभी अचानक वह पुलिस ऑफिसर इन्फेक्टेड का शिकार बनकर अपनी जान गंवा देता है। दूसरी तरफ से जोंग, वह लड़की और उसका सीधा साधा दोस्त एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन सीजोंग को याद आता है कि रेस्क्यू टीम से संपर्क करने का एकलौता जरिया पुलिस ऑफिसर का मोबाइल फोन था। इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर फोन लेने के लिए दोबारा जाने लगती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यंग च्योल उनकी हर प्लानिंग पहले ही जान चुका है। इसी बीच रिसर्चर्स को पता चलता है कि असल में इन्फेक्टेड लोगों को बचाना नामुमकिन था और क्योंकि कैंग वू च्योल मिल चुका था, अथॉरिटीज दो अलग अलग टीम्स भेजती हैं। पहली टीम का मिशन था यंग च्योल को जिंदा पकड़ना, जबकि दूसरी टीम को ऑर्डर दिया जाता है कि कांग वू च्योल और बाकी सभी इन्फेक्टेड को वहीं खत्म कर दिया जाए। इसी दौरान रेस्क्यू टीम भी उन तक पहुंच जाती है, लेकिन एक बार फिर सब कुछ यंग च्योल की प्लानिंग का हिस्सा निकलता है। जब सीजोंग पुलिस ऑफिसर के फोन से रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन बताती है, तब अनजाने में वह उस फ्लोर और रूम नंबर का भी जिक्र कर देती है जहां यंग च्योल को बंद करके रखा गया था। सेजोंग को लगा था कि आसपास मौजूद इन्फेक्टेड मर चुके हैं, लेकिन असल में वह सब उनकी हर बात सुन रहे थे और अपने नेटवर्क के जरिए इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे थे। इसी अफरा तफरी में वह स्वार्थी आदमी एक बार फिर उस लड़की को अपनी जान बचाने के लिए बलि चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे अपने ही कर्मों की सजा मिल जाती है और वह खुद इन्फेक्टेड का शिकार बन जाता है। कुछ ही देर बाद एलीट टीम कांग वू च्योल को खत्म कर देती है। सबको यकीन था कि उसके रुकते ही सारे इन्फेक्टेड एक साथ गिर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब था कि इन्फेक्शन का कंट्रोल सेंटर अब बदल चुका है। उधर सीजोंग देखती है कि यंग च्योल उस कमरे से भाग चुका है। तभी सामने से ह्यून सुक नजर आता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, यंग च्योल को खत्म करना। ह्यून सुक के सामने जो भी इन्फेक्टेड आता, वह बिना डरे उसका सामना करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसकी हिम्मत देखकर यंग च्योल भी एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर वह ह्यून सुक को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा देता है। वह उसकी बड़ी बहन ह्यूंग ही को उसके सामने ले आता है। ह्यून सुक अपनी बहन को पहली बार खुद के पैरों पर खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। जिस बहन को चलने की उम्मीद तक नहीं थी, आज वह अपने पैरों पर खड़ी थी। लेकिन अगले ही पल ह्यून सुक समझ जाता है कि वह उसकी बहन नहीं बल्कि इन्फेक्टेड में से एक है। उसके अंदर की इंसानियत कब की खत्म हो चुकी थी। इसी बीच एलीट टीम आखिरकार यंग च्योल को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होती है। यंग च्योल को गार्ड कर रहे सोल्जर्स अचानक अपनी ही टीम पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दरअसल वह पहले ही इन्फेक्टेड हो चुके थे और अब यंग च्योल उन्हें भी कंट्रोल कर रहा था। कुछ ही देर में यंग च्योल पूरी मिलिट्री सिक्योरिटी तोड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। अब उसका अगला निशाना पूरा शहर था। सालों से जिस खौफनाक प्लान पर वह काम कर रहा था, वह धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। उसका सपना था पूरी इंसानियत के दिमाग पर कब्जा करना और अपने हिसाब से एक नई दुनिया बनाना। यह सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के खिलाफ जंग थी। सीजोंग ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, किसी भी कीमत पर यंग च्योल को रोकना। उसे गे सेंग की वाइफ की बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर असली सोर्स को खत्म कर दिया जाए तो बाकी सब इन्फेक्टेड भी रुक जाएंगे, लेकिन कैंग वू च्योल को खत्म करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था। तब सेजोंग को एहसास होता है
कि शायद अब असली सोर्स यंग चोल बन चुका है, लेकिन उस तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। इस वक्त सारे इन्फेक्टेड का टारगेट सिर्फ सी जोंग थी, लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। इन्फेक्टेड अचानक कंफ्यूज होने लगते हैं। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें अटैक किस पर करना है। दरअसल सी जोंग के कपड़ों पर इन्फेक्टेड के चिपचिपे लिक्विड की स्मेल लग चुकी थी। इसी वजह से इन्फेक्टेड उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे ही यंग चोल को ये बात समझ आती है, धीरे धीरे इन्फेक्टेड पर उसका कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है और कुछ ही पल बाद इन्फेक्टेड दोबारा अपनी पुरानी बिना कंट्रोल वाली ज़ॉम्बी स्टेट में लौट आते हैं। अब यंग चोल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह खुद सीजोंग को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। सीजोंग तुरंत एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है। अब इन्फेक्टेड सामने जो भी आता उसी पर हमला कर रहे थे। यंग चोल अपने सीरम की वजह से उनके अटैक से बचा हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती। आखिरकार आग की लपटों में घिरा यंग चोल वहीं अपनी आखिरी सांस लेता है और उसके रुकते ही बाहर मौजूद सारे इन्फेक्टेड एक एक करके बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। आखिरकार इस खौफनाक बायो टेरर अटैक का अंत हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।